अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम यूनिट 18 जो है द नेकलेस शॉर्ट स्टोरी है, इसकी जो एक्सरसाइज और इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। मूव करते हैं हम इस शॉर्ट स्टोरी की तरफ। तो सबसे पहले जो ऑथर है ना, उनके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। अबाउट द ऑथर, हेनरी रेनी एल्बर्ट गाय डी माउपसेंट, जो 5 अगस्त 1850 से 6 जुलाई 1893 was a 19th century French author, remembered as a master of the short story form and as a representative of the naturalist school who depicted human lives and destinies and social forces in disillusioned and often pessimistic terms। तो ये जो हेनरी रेनी एल्बर्ट हैं, इनका जो टाइम पीरियड है 5 अगस्त 1850 से 6 जुलाई 1893 तक, एक 19वीं सदी के फ्रांसीसी मुसन्निफ़ थे जिन्हें एक माहिर मुख्तसर जो कहानी नवीस के तौर पर याद किया जाता है, और वो नेचुरलिस्ट स्कूल के एक नुमाइंदा के तौर पर जाने जाते हैं, जिसने इंसानी ज़िंदगी और समाजी क़ुव्वतों को मायूसी और अक्सर नाउमीदी की इस्लाहात में बयान किया है। Mopsant was a protege of Gustave Flaubert, and his stories are characterized by economy of style and efficient, seemingly effortless denominates outcomes। तो ये जो मप्सा जो थे ना, गुस्ताव फ्लॉबर के शागिर्द थे, और इनकी कहानियों के अंदाज में ना कफ़ायत चारी, मौसर मगर बज़ाहिर सीधे साधे नताइज की खसूसियात रखती हैं। Many are set during the Franco-Prussian War of 1870s, describing the futility of war and the innocent civilians who caught up in events beyond their control are permanently changed or by their experiences। बहुत सी कहानियाँ जो हैं 1870 की दिहाई की फ्रांको पर्शियन जंग के दौरान लिखी गई हैं, जो जंग की बेफ़ायदगी और बेगुनाह शहरियों की इस जंग में मुतासर होने को बयान करती हैं, जो अपने ऐसे हालात में फंस गए हैं जो इनके काबू से बाहर थे और इन वाक़यात और असरात से मुस्तकिल तौर पर बदल जाते हैं। ही रोट 300 शॉर्ट स्टोरीज, 6 novels, 3 travel books and 1 volume of verse। तो ये कुछ उनकी जो तसनीफ़ात हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड स्टोरी बाउल डी सूट और द डम्पलिंग 1880 इज़ ऑफन कंसीडर्ड हिज मास्टरपीस। और ये जो है, ये लास्ट में ये इनका मास्टरपीस है, यानी शाहकार तस्वर की जाती है, ये जो द डम्पलिंग 1880 है। नेक्स्ट में समरी की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो मैथिल्डा लॉइजल, अ ब्यूटीफुल वुमन फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, फेल्ट ट्रैप्ड इन हर modest life, she dreamed of luxury, envying the wealthy, which led to her constant unhappiness। तो जो मैथिल लॉइजल हैं, एक शाइस्ता पस मंज़र की एक खूबसूरत औरत अपनी मामूली ज़िंदगी में फंसे हुए महसूस करती है। उसने ऐशो आराम का ख्वाब देखा, दौलतमंदों से हसद किया, जिसकी वजह से वो मुसलसल नाखुश थी। When her husband brought home an invitation to a prestigious event, Mathilde borrowed a diamond necklace from a friend to complete her outfit। जब उसका शौहर एक बावकार तकरीब का दावतनामा लेकर आया, तो मैथिल्ड ने अपने लिबास को मुकम्मल करने के लिए एक दोस्त से हीरे का हार उधार लिया। However, she lost the necklace, and afraid of her friend's reaction, she and her husband bought a replacement, borrowing money that took 10 years to repay। ताहम उसने हार खो दिया और अपने दोस्त के रद्द अमल से खौफजदा होकर उसने और उसके शौहर ने रकम उधार लेकर एक मुतबादिल हार ख़रीदा, जिसकी अदायगी में 10 साल लगे। Their life became one of poverty and struggle, transforming Mathilde from a delicate woman to one hardened by
मैनुअल लेबर, इनकी ज़िंदगी गुर्बत और जद्दोजहद से बारित बन गई, जिसने मेथल्ड को एक नाजुक औरत से दस्ती मुशक्क़त की वजह से सख्त औरत में बदल दिया। Years later, she revealed the truth to her friend only to learn that the original necklace was fake, worth much less than the replacement. बरसों बाद उसने अपने दोस्त के सामने सच्चाई जाहिर की, सिर्फ ये जानने के लिए कि असली हार जाली था, जिसकी कीमत बदलने से बहुत कम थी ना, जो इन्होंने रिप्लेस किया था उससे बहुत कम प्राइस थी उसकी। नेक्स्ट में जो थीम है, ये सेंट्रल आइडिया, द थीम ऑफ गाय डी माउसेंट्स, द नेकलेस इज़ द डेंजर ऑफ प्राइड एंड मटीरियलिज्म। तो इसका जो मौजू है, इसका जो नेकलेस है ना, फ़ख्र और मादियत का ख़तरा, और मेथल लॉइजल्स डिज़ायर फॉर लग्जरी एंड सोशल स्टेटस बियॉन्ड हर मीन्स लीड्स टू हर डाउनफॉल। तो मेथल लॉइजल जो हैं कि अपने वसाइल से बाहर ऐशो आराम और समाजी हैसियत की ख्वाहिश इसके ज़वाल का बायस बनती है। द स्टोरी शोज़ हाउ ऑब्सेसिंग ओवर appearances and impressing others can have irreversible consequences। कहानी से ये पता चलता है कि किस तरह ज़ाहिरी शक्लों का जुनून और दूसरों को मुतासिर करने के नाकाबिले वापसी नताइज हो सकते हैं। The loss of a borrowed necklace later revealed to be fake dramatically changes Methel's life। उधार जो हार का खो जाना, जो बाद में जाली होने का इंकशाफ हुआ, मेथड की ज़िंदगी को ड्रामाई तौर पर बदल दिया। द फेक नेकलेस symbolizes the superficiality of her desires or creating societal values that prioritize material wealth over genuine happiness। जाली हार इस ख्वाहिशात की सतहीपन की अलामत है। इन समाजी इक़दार पर तनकीद करता है जो हकीकी खुशी पर मादी दौलत को तरजीह देती हैं। इसके बाद जो प्री रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें जो क्वेश्चन 1 है, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल। उन्वान से मतलब आपको क्या समझ आ रही है यहाँ पे। जो इसका आंसर है, द टाइटल द नेकलेस रेफर्स टू द सेंट्रल प्लॉट ऑफ स्टोरी which revolves around a diamond necklace that Mathilde borrows from her friend Madame Forestier। उन्वान दी नेकलेस कहानी के मरकजी प्लॉट की तरफ इशारा करता है, जो एक हीरे के हार के गिर्द घूमता है, जो मैथल ने अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टर से लिया था। द नेकलेस सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ वेल्थ, स्टेटस एंड मटीरियलिज्म एंड इट्स लॉस सेट्स ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट चेंजेस मेथल्स लाइफ फॉर एवर। हार जो है ना, दौलत, हैसियत और मादियत की अलामत के तौर पर काम करता है, और इसके नुकसान से वाक़यात का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो मैथल की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी देन गेस व्हाट द स्टोरी विल बी अबाउट। जो कहानी का पहला पैराग्राफ है उसको रीड करना है, फिर अंदाज़ा लगाना है कि कहानी किस बारे में होगी। तो इसका जो आंसर है, based on the first paragraph, it appears that the story will be about Methel's desire to attend a high society party and her efforts to fit in with the wealthy guests। पहले पैराग्राफ की बुनियाद पर ऐसा लगता है कि कहानी मेथल के एक आला समाजी पार्टी में शिरकत की ख्वाहिश और अमीर मेहमानों के साथ फिट होने की कोशिशों के बारे में होगी। द पैराग्राफ सेट्स द टोन फॉर मेथल्स obsession with material possessions and how desired for social status। पैराग्राफ मादी एहसासों के साथ मेथड के जुनून और समाजी हैसियत के लिए इसकी ख्वाहिश के लिए लहजे का तयन करता है। उसके बाद वाइल रीडिंग के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें जो क्वेश्चन 1 है, आस्क द स्टूडेंट टू लोकेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स, टाइम एंड नंबर्स मेंशन इन द स्टोरी। तो स्टूडेंट्स को कहना है कि वो ढूंढें ख़ास जो इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे नेम्स हैं, डेट्स, टाइम्स और नंबर्स। तो ये आंसर जो है आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। जैसे ये नेम्स हैं जिनको अभी हम समरी और जो सेंट्रल आइडिया है उसमें भी पढ़ के आए हैं। उसके बाद ये नंबर्स भी कुछ यूज़ हुए हैं, तो आप इसको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट में पोस्ट रीडिंग के जो क्वेश्चंस हैं, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू पे फॉर द नेकलेस। हार की अदायगी में कितना वक्त लगा। तो इसका जो आंसर है, इट टुक मेथल्ड
and her husband 10 years to pay for the replacement necklace. मेथल्ड और इसके जो शोहर को जो रिप्लेसमेंट हुआ हुआ जो हार की अदायगी में 10 साल लगे. ड्यूरिंग दिस टाइम दे हैड टू मेक सिग्निफिकेंट सेक्रीफाइसेस इंक्लूडिंग कटिंग बैक ऑन expenses, selling their possessions and living a life of poverty. इस दौरान इन्हें अहम कुर्बानियाँ देनी पड़ी जिनमें अखराजात कम करना, अपना माल बेचना और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारना शामिल हैं. रीडिंग और जो क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसमें क्वेश्चन 1 जो है, वाई वाज मेथल्ड अनहैप्पी विद हर लाइफ एट द बिगनिंग ऑफ द नेकलेस. ये नेकलेस के आगाज़ में मेथल अपनी ज़िंदगी से क्यों ना खुश थी. तो इसका आंसर जो है, मेथल वाज अनहैप्पी विद हर लाइफ बिकॉज शी फेल्ट शी डिजर्व अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड डेलक्सीज विच शी कुड नॉट अफोर्ड. मेथल अपनी ज़िंदगी से नाखुश थी क्योंकि उसे लगता था कि वह ऐशो इशरत की ज़िंदगी की मुस्तहिक है जिसकी वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती. बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स विद नो dowry or means to attract a wealthy man, she felt her beauty and charm were wasted, leading her to constantly dream of a more affluent and glamorous life. क्लर्कों के घराने में पैदा हुई जिसका जहेज या दौलतमंद आदमी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का कोई ज़रिया नहीं था. उसने महसूस किया कि उसकी खूबसूरती और दिलकशी ज़ाया हो गई है जिसकी वजह से वो मुसलसल ज़्यादा खुशहाल और दिलकश ज़िंदगी का ख्वाब देखती है. सेकंड जो क्वेश्चन है, वाई डिड मेथल नॉट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड. मेथल को अपनी अमीर दोस्त से मिलने क्यों जाना पसंद नहीं आया. तो इसका आंसर जो है, मेथल डिड नॉट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड बिकॉज इट मेड हर फील inadequate and reminded her of her own poor living conditions. मेथल को अपने अमीर जो दोस्त से ना मिलने जाना पसंद नहीं था क्योंकि इसने इसे नाकाफ़ी महसूस किया और इसे अपने गरीब हालात ज़िंदगी की याद दिलाई. ईच विजिट filled her with sorrow, regret, despair and misery, highlighting the stark contrast between her life and what she desired. हर जो विज़िट था ना या दौरा, उसने इसे दुख, नदामत, मायूसी और मसाइब से भरा. इसकी ज़िंदगी और इसकी ख्वाहिश के दरमियान बिल्कुल तजाद को उजागर किया. क्वेश्चन 3 जो है, हाउ डिड मेथल एंड हर हस्बैंड गेट मनी टू पे फॉर द न्यू नेकलेस. मेथल और उसके जो शोहर थे उनको नए हार की अदायगी के लिए पैसे कैसे मिले. इसका जो आंसर है, टू पे फॉर द रिप्लेसमेंट नेकलेस मेथल्स हस्बैंड यूज द 18,000 francs he had inherited from his father and borrowed the rest. जो रिप्लेस हुआ हार उसकी अदायगी के लिए मेथल की शोहर ने अपने वालिद से विरासत में मिले 18,000 फ्रैंक इस्तेमाल किए और बाकी कर्ज ले लिया. He borrowed various amounts from different people, making ruinous agreements and dealing with usurers, thus compromising their future financial stability. इसने मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ रकमें उधार लीं, तबाकुन मुआहदे किए और सूदखोरों से के साथ मामला किया और इस तरह इनके मुस्तकबिल के माली इस्तेहकाम से समझौता किया. क्वेश्चन 4 जो है, व्हाट वाज लाइफ फॉर द कपल आफ्टर दे हैड रिटर्न द नेकलेस टू मैडम फॉरेस्टर. मैडम फॉरेस्टर को हार वापस करने के बाद ये जो कपल था जोड़े, उसकी ज़िंदगी क्या थी. और इसका जो आंसर है, आफ्टर रिटर्निंग द नेकलेस लाइफ फॉर द कपल बिकेम एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. दे हैड टू डिसमिस देयर मेड, मूव टू चीपर लॉगिंग्स एंड इंड्योर अ लाइफ ऑफ प्योरिटी. हार वापस करने के बाद वो जो कपल था उनके लिए ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई. इन्हें अपनी नौकरानी को बर्खास्त करना पड़ा, सस्ती रिहाइशगाहों में मुंतकिल होना पड़ा और गुर्बत की ज़िंदगी को बर्दाश्त करना पड़ा. बोथ अंडरटुक द मेंटल एंड डिमांडिंग जॉब्स टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स which took them 10 years or drastically altering their way of life and physical appearances. तो उन्होंने अपने कर्ज़ों की अदायगी के लिए मामूली और मांगी हुई मुलाजमतें की जिनमें इन्हें 10 साल लगे, जिससे इनके तर्ज ज़िंदगी और जिस्मानी शक्लों में बड़ी तब्दीली आई. क्वेश्चन 5 जो है, हाउ डज मेथल चेंज एज अ रिज़ल्ट ऑफ हर एक्सपीरियंस इन द नेकलेस. द नेकलेस में अपने तजर्बे के नतीजे में मेथल किस तरह तब्दील होती है. तो इसका जो आंसर है, मेथड चेंजेस significantly as a result of her experience initially when and
Longing for luxury, she becomes hardened and worn by her years of poverty. मैथिल्ड अपने तजर्बे के नतीजे में नुमायां तौर पर तब्दील होती है। तो शुरू में बेकार और ऐशो इशरत की आरजू में वो अपने बरसों की गुर्बत से सख्त और तंग हो जाती है। She learns the harsh realities of manual labor and the consequences of her decisions, ultimately realizing the superficiality of her earlier desires। वो जो ताकत वाली मुशक्क़त की तल्ख़ हकीकतों और अपने फ़ैसलों के नताइज को सीखती है, बिलाखिर अपनी साबका ख्वाहिशात की सतहीपन को महसूस करती है। क्वेश्चन 6 जो है, डू यू थिंक मैडम लॉइजल गॉट व्हाट शी डिज़र्व्ड? क्या आपको लगता है कि जो मैम लॉइजल को वही मिल गया जिसकी वो हकदार थी? तो इसका जो आंसर है, दिस क्वेश्चन इज़ सब्जेक्टिव। तो मौजूई क्वेश्चन है ये, एंड डिपेंड्स ऑन वंस पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस एंड कैरेक्टर फ्लॉज, और इंसाफ और किरदार की खामियों के बारे में किसी के नुक्ता नज़र पर मुनहसर है। सम माइट आर्गू, कुछ लोग तो ये आर्गू करेंगे, दैट मेथड्स vanity and dishonesty about losing the necklace warranted her subsequent hardships, teaching her a valuable life lesson। कुछ लोग बहस कर सकते हैं कि हार खोने के बारे में मैथड की बातिल और बेईमानी ने इसे बाद में आने वाली मुश्किलात की ज़मानत दी और इसे ज़िंदगी का एक कीमती सबक सिखाया। लेकिन न others might feel pity for her, considering her punishment too severe फॉर द मिस्टेक मेड। दूसरों को इस पर तरस आ सकता है, ये समझते हों कि इसकी गलती की सज़ा बहुत सख्त है। क्वेश्चन 7 जो है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेकलेस? द प्राइमरी थीम ऑफ द नेकलेस इज़ द डेंजर ऑफ वेनिटी एंड मटीरियलिज्म। द नेकलेस का बुनियादी मौजू बातिल और मादियत का ख़तरा है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ मेथड obsession with wealth and status lead to her downfall, illustrating the idea that superficiality and envy can result in life-altering consequences। कहानी इस बात की खोज करती है कि किस तरह माल और हैसियत के साथ मैथड का जुनून इसके ज़वाल का बायस बनता है। इस ख्याल को वाज़ेह करता है कि सतहीपन और असद ज़िंदगी को बदलने वाले नताइज का बायस बन सकता है। It also touches on themes of honesty, as Mathel's situation would have been avoided had she been truthful about the necklace from the beginning। ये ईमानदारी के मौज़ूआत को भी छूटा है, क्योंकि मैथड की सूरत हाल से गुरेज किया जाता अगर वो शुरू से ही हार के बारे में सच्ची होती। क्वेश्चन 8 जो है, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ मैडम एंड मिस्टर लॉइजल। आंसर जो है इसका, मैडम लॉइजल इज़ अ portrait as beautiful as charming but deeply unhappy with her modest social standing। She is vain, materialistic and often daydreams of a more luxurious life। जो मैडम लॉइजल हैं, खूबसूरत और दिलकशी के तौर पर पेश किया गया है उनको, लेकिन अपने मामूली समाजी मौक़िफ़ से बहुत नाखुश हैं। वो बेकार, मादियत पसंद हैं और अक्सर ज़्यादा पुरतायुश ज़िंदगी के ख्वाब देखती हैं। यहाँ पे दूसरी जो है ना, जो मिस्टर लॉइजल जो है, ऑन द अदर हैंड इज़ डिपिक्टेड एज अ लविंग एंड डिवोटेड हस्बैंड हु गोज़ टू ग्रेट लेंथ्स टू प्लीज हिज वाइफ इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन कंफर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ही इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड कंपेयर टू हिज वाइफ। दूसरी तरफ जो मिस्टर लॉइजल हैं, को एक मोहब्बत करने वाला, एक अकीदतमंद शोहर के तौर पर दिखाया गया है, जो अपनी बीवी को खुश करने के लिए बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि अपने आराम और माली इस्तेहकाम की कीमत पर वो अपनी बीवी के मुकाबले में ज़्यादा अमली और बुनियाद परस्त है। क्वेश्चन 9 जो है, वुड यू एग्री दैट मेथड फील्स द नीड टू बोरो अ नेकलेस? क्या आप इस बात से इतफाक़ करेंगे कि मेथड को हार उधार लेने की ज़रूरत महसूस होती है? तो इस पर आप डिसएग्रीमेंट भी शो कर सकते हैं और एग्रीमेंट भी। तो यहाँ पे जो आंसर है, येस आई वुड एग्री that method feels the need to borrow a necklace। Method Loisel is unhappy with our social status and wants to fit into affluent society। हाँ, इस बात पर इत्तफाक करते हैं, या जैसे जो आंसरेबल है कि मैथल को हार उधार लेने की ज़रूरत महसूस होती है। तो मैथल लॉइजल जो है अपनी समाजी हैसियत से नाखुश है और खुशहाल माशरे में फ़िट होना चाहती है। When her husband invites her to a prestigious party, she feels
She needs to look glamorous. Despite having a new dress, she borrows a necklace from Madame Forestier to complete her look, driven by her इनसिक्योरिटीज़। जब इसका शोर इसे एक बावकार पार्टी में मधु करता है तो इसे लगता है कि इसे ग्लैमरस नज़र आने की ज़रूरत है। नया लिबास रखने के बावजूद वो अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से अपनी शक्ल मुकम्मल करने के लिए मैडम फॉरेस्टर से एक हार लेती है। दिस डिसीजन लीड्स द स्टोरीज सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रैजिक रेजोल्यूशन, हाईलाइटिंग द डेंजर्स ऑफ वैनिटी एंड मटीरियलिज्म। ये जो फैसला है ना, कहानी की मरकज़ी तनाज़ा और अलमनाक हाल की तरफ ले जाता है, बातिल और मादियत के ख़तरात को उजागर करता है। यहाँ पे क्योंकि पेपर में ये जो कहानी के स्टोरी के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा, तो ये जो नेकलेस है ना, इसका एक शॉर्ट ब्रेक डाउन प्लॉट और उसके एलिमेंट्स दिए गए हैं नीचे। द ब्रेकडाउन ऑफ द प्लॉट एंड एलिमेंट्स ऑफ द नेकलेस बाय गाय डी माउपसेंट। इसका जो प्लॉट है, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन, मैथल लॉइजल, a beautiful and charming but poor woman is married to Monsieur Loisel, a minor official at the Ministry of Education। जो इसका इंट्रोडक्शन है, मैथल लॉइजल एक खूबसूरत और दिलकश लेकिन गरीब खातून की शादी वजारती तालीम के एक मामूली एहलकार मॉन्सियर लॉइजल से होती है। उसके बाद सेकंड जो इसका एलिमेंट है, इंसाइटिंग इंसिडेंट। तो मॉन्सियर लॉइजल जो है ब्रिंग्स होम अ इन्विटेशन टू द प्रेस्टिजियस party at the ministry and Method feels she cannot attend without a suitable dress and jewelry। तो इसमें जो इंसाइटिंग इंसिडेंट्स है, तो ये जो मॉन्सियर लॉइजल वजारत में एक बावकार पार्टी के लिए दावतनामा लेकर आए और मैथल को लगता है कि वो मुनासिब लिबास और ज़ेवरात के बगैर शिरकत नहीं कर सकती। थर्ड जो इसका एलिमेंट है, राइजिंग एक्शन। मैथल बोरोज अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर वेल्दी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर to complete her outfit at the party। Method is admired and has a wonderful time। जिसका ये राइजिंग एक्शन है, इसमें मैथल ने अपना लिबास मुकम्मल करने के लिए अपनी दौलतमंद दोस्त मैडम फॉरेस्टर से हीरे का हार लिया। पार्टी में मैथल की तारीफ़ की जाती है और वो एक शानदार वक्त था ना उसका पार्टी में। उसके बाद जो क्लाइमैक्स है, आफ्टर द पार्टी मैथल डिस्कवर्ड शी हैड लॉस्ट द नेकलेस एंड इज़ डिवास्टेटेड। क्लाइमैक्स में ना, पार्टी के बाद मैथल को पता चला किसने हार खो दिया और वो तबाहकुन हो गई है। उसमें जो फिफ्थ एलिमेंट है, फॉलिंग एक्शन जो है, मैथल एंड हर हस्बैंड सर्च फॉर द नेकलेस बट कैन नॉट फाइंड इट। दे डिसाइड टू रिप्लेस इट बोरिंग मनी टू बाय अ न्यू नेकलेस। मैथल और इसके शोहर हार की तलाश करते हैं लेकिन इसे नहीं मिल पाता। वो इसे तब्दील करने का फ़ैसला करते हैं, एक नया हार ख़रीदने के लिए रकम उधार लेते हैं। सिक्स जो इसका पॉइंट है, रेजोल्यूशन। द लॉइजल स्पेंड नेक्स्ट 10 years paying off the debt। during his time Methel's life is transformed by hardship and poverty। तो लॉइजल अगले 10 साल कर्ज की अदायगी में गुजारती हैं। इस दौरान मैथल की ज़िंदगी मुश्किलात और गुर्बत से बदल जाती है। इवेंचुअली मैथल मीट्स मैडम फॉरेस्टर अगेन एंड रिवील्स द ट्रुथ अबाउट द लॉस्ट नेकलेस ओनली टू लर्न दैट द ओरिजिनल नेकलेस वाज फेक। आखिरकार मैडम फॉरेस्टर से दोबारा मुलाकात करते और खोए हुए हार के बारे में सच्चाई ज़ाहिर करते हैं ना, तो सिर्फ ये जानने के लिए कि असली हार जो था वो फेक था यानी जाली था। तो एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी में यहाँ पे ये करेक्टर एनालिसिस में जो मैथल लॉइजल हैं, द प्रोग्रेस्ड एंड ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग बट पुअर एंड मटीरियलिस्टिक वुमेन। तो मरकज़ी किरदार जो है खूबसूरत और दिलकश लेकिन गरीब और मादा प्रस्त औरत है। उसके बाद मॉन्सियर जो लॉइजल हैं, मैथल्स हस्बैंड, अ काइंड अ पेशेंट मैन हु ट्राइज टू मेक हिज वाइफ हैप्पी। जो इनका शोहर है, एक मेहमान और सब्र करने वाला आदमी जो अपनी बीवी को खुश करने की कोशिश करता है। थीम्स जो हैं इसकी, मटीरियलिज्म है पहली वाली, द स्टोरी क्रिटिक्स द एक्सेस ऑफ मटीरियलिज्म एंड द डेंजर्स ऑफ प्रायोरिटाइजिंग वेल्थ एंड स्टेटस ओवर जेन्युइन हैप्पीनेस। मादा प्रस्ती जो है, कहानी मादियत की ज़्यादतियों और दौलत और हैसियत को हकीकी खुशी पर तरजीह देने के ख़तरात पर तनकीद करती है। उसके बाद वैनिटी जो है, मैथल्स वैनिटी एंड डिज़ायर फॉर सोशल स्टेटस ड्राइव द प्लॉट एंड अल्टीमेटली लीड टू हर डाउनफॉल। मैथल के बातिल और समाजी हैसियत की ख्वाहिश इस साजिश को आगे बढ़ाती है और बिल आखिर इसके ज़वाल का बायस
बनती है। थर्ड में क्लास एंड सोशल स्टेटस, द स्टोरी एक्सप्लोर द सोशल stratification of 19th century France and the consequences of trying to transcend one's social class, तबकाती और समाजी हैसियत जो है। कहानी 19वीं सदी के फ्रांस के समाजी सतह बंदी और किसी के समाजी तबके से बालातर होने की कोशिश के नतायज की खोज करती है। सिंबलिज्म जो है उसमें फर्स्ट पे द नेकलेस सिंबलाइजेज द सुपरफिशियलिटी एंड टेम्पोरेरी नेचर ऑफ मटेरियल वेल्थ एंड स्टेटस। हार जो है ये जो नेकलेस मादी दौलत और हैसियत की सती और आर्जी नोयत की अलामत है। सेकंड पे द पार्टी रिप्रेजेंट्स द एक्सक्लूसिव एंड elite world that Mathilde aspires to but can't truly belong to। पार्टी जो है इस मखसूस और अशराफिया की दुनिया की नुमाइंदगी करती है जिसमें मैथल्ड जो है ख्वाहिश रखती है लेकिन हकीकी मानों में इससे ताल्लुक़ नहीं रख सकती। उसके बाद जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं इसमें सबसे पहले आयरनी, द स्टोरीज एंडिंग इन विच मेथड learns the original necklace was fake is a classical example of ironic twist। तो कहानी का इख्तिताम है जिसमें मेथड को मालूम होता है कि असली हार जाली था। यही जो है मोड़ जो है उसमें स्टोरी में बेहतरीन एग्जाम्पल है इसकी आयरनी की। सेकंड जो है ना फोर शैडोइंग, द स्टोरी हिंट्स एट द इवेंचुअल रेवलेशन अबाउट द नेकलेस authenticity through Madame Forester's casual attitude toward the necklace। पेशन गोई जो है उसमें कहानी हाँ ये जो नेकलेस की सदाकत के बारे में हतमी इंकशाफ की तरफ इशारा करती है। हार के बारे में मैडम फॉरेस्टर के गैर मामूली रवैये के ज़रिए। ये जो एक्सरसाइज का नेक्स्ट में क्वेश्चन है चूज़ द बेस्ट आंसर, इसमें सिर्फ जो इसके सूटेबल आंसर थे वही प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें फर्स्ट जो है ना मेथड डिड नॉट टू लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड बिकॉज शी वाज अनहैप्पी विद हर। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है ना पोवैरिटी ये लगाना है। सेकंड जो है हर हस्बैंड वर्कड वेरी एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ tradesman and often late into night he sat copying a manuscript at dash साउथ एज। तो यहाँ पे 5 लगाना है, ये जो बी ऑप्शन है। थर्ड जो है डैश वाज स्टिल यंग स्टिल ब्यूटीफुल स्टिल चार्मिंग आफ्टर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन लगानी है जो मैडम फ्रेस्टर जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। ये नेक्स्ट में जो वोकैबुलरी और ग्रामर का पार्ट है इसमें जो फ्यूचर टेंस के बारे में कुछ डिस्कशन की हुई है। फ्यूचर टेंस जो है इट शोज दैट द टाइम लाइन ऑफ the action hasn't actually occurred yet but will later। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि जो काम या कार्रवाई की टाइम लाइन असल में अभी तक नहीं हुई है लेकिन बाद में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आई विल राइट अ बुक, ही विल बी राइटिंग अ बुक। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस जो हैं उसमें सबसे पहले जो सिंपल फ्यूचर है you can use the simple future to talk about something like an action or event that will happen anytime in the future and also to talk about something that will happen one time। ये जो सिंपल फ्यूचर है इसका इस्तेमाल किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए कर सकते हैं जैसे कोई अमल या वाक़या जो मुस्तक़बिल में किसी भी वक्त होगा और इसके बारे में बात करने के लिए भी जो एक बार होगा। उसके बाद इन द सिंपल फ्यूचर वी यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद अ मॉडल एक्सिलरी लाइक विल। तो ये जो सिंपल फ्यूचर है इसमें हम फ़ेल की बुनियादी शक्ल के मॉडल को मावन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो जैसे कि विल है ना। सो द सिंपल फ्यूचर फॉलोज फॉर्म, इसको जो बनाने का तरीका है सब्जेक्ट मॉडल जो है और प्लस बेस वर्ब। ये एक तरह से फार्मूला है ना इसका। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं आई विल ईट अ चीज़ बर्गर फॉर डिनर, जेनी माइट बाय अ न्यू कार टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टॉक अबाउट थिंग्स विल बी हैपनिंग कंटिन्यूअसली इन द फ्यूचर।
तो चीज़ों के बारे में मुस्तकबिल की मुसलसल जो कशीदा गुफ्तगू मुस्तकबिल में ना मुसलसल होती रहेगी ना. To show this we use a model, the verb to be and a verb ending in ing. तो इसके लिए हम मॉडल वर्ब, उसके बाद फेल जो है और ing पर ख़त्म होने वाला जो वर्ब है वो इस्तेमाल करते हैं. Sentences in the future continuous tense follow the subject. इसमें पहले सब्जेक्ट मॉडल है प्लस वर्ब टू बी और प्लस ing वर्ब मॉडल. तो ये इसका जो फार्मूला है बनाने का. उसके बाद Zara will be driving to work. I will be running the race at 6 p.m. The dogs will be barking loudly when you arrive. ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी. कंटिन्यूअस जो है. फ्यूचर परफेक्ट जो है, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस शोज दैट एन इवेंट विल हैव हैपन बिफोर अनदर थिंग इन द फ्यूचर. जो मुस्तकबिल है ना परफेक्ट जो है, कामिल भी इसको कहते हैं, ये ज़माना ज़ाहिर करता है कि कोई वाक़या मुस्तकबिल में किसी दूसरी चीज़ से पहले हुआ होगा. इट ऑफन एक्सप्रेसेस दैट बाय द टाइम वन एक्शन और इवेंट हैपन्स अनदर विल हैव हैपन्ड. अक्सर औक़ात इस बात का इजहार करता है कि जब एक अमल या वाक़या होता है तो दूसरा वाक़या हो चुका होता है. टू यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट वी नीड टू प्लेस द मॉडल वर्ब, model will and the auxiliary have before the past form of the main verb. This shows that we will have done an action. मुस्तकबिल का जो परफेक्ट है ना को इस्तेमाल करने के लिए हमें मॉडल विल और auxiliary have को मरकज़ी जो फेल है ना उसके माजी की शक्ल से पहले रखने की ज़रूरत है. इससे ज़ाहिर होता है कि हमने एक अमल कर लिया होगा. उसके बाद यूजिंग a past verb in the future tense may seem confusing, but remember it's to show that something will have happened before another thing, so we need it. ज़माना जो मुस्तकबिल है उसमें माजी के फ़ेल का इस्तेमाल मुबहम मालूम हो सकता है ना, लेकिन याद रखना कि ये ज़ाहिर करता है कि किसी और चीज़ से पहले कुछ हुआ होगा, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है. So a sentence written in the future perfect should follow the subject. तो यहाँ पे ये जो फ्यूचर परफेक्ट है उसका जो ये तरीक़ाकार है उसमें सब्जेक्ट और उसके बाद विल, फिर हैव, फिर पास्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब पैटर्न. तो ये इसका तरीका है बनाने का. इसकी जो एग्जांपल है, फाइज़ा विल हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड बाय टाइम शी टर्न्स 30. They will have lived in 10 states once they move to New York. He will have taken the exam already, so he wouldn't need to study more. Next में जो future perfect continuous है, the future perfect continuous describe events and or actions that have been going on continuously until a certain time in the future. मुस्तकबिल जो है ना ये perfect जो है जिसमें कंटिन्यूस इन वाक़यात या अमाल को बयान करता है जो मुस्तकबिल में ख़ास वक्त तक मुसलसल जारी हैं. ऑफन इट्स यूज्ड टू शो cause and effect. In other words, because one thing will have been happening another will happen. अक्सर ये वजह और अक्सर असर ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है ना दूसरे लफ्ज़ों में, क्योंकि एक चीज़ हो रही होगी और दूसरी होगी. To use it we need to combine have and been with the continuous form of verb ending in ing. This shows that the action or event will have been happening. इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें जो फेल है उसकी मुसलसल यानी इंग के साथ हैव और बीन को जोड़ने की ज़रूरत है. इससे ज़ाहिर होता है कि अमल या वाक़या हो चुका होगा. A sentence in the future perfect continuous follows. इसका जो बनाने का तरीका है तो सब्जेक्ट है, उसके बाद मॉडल, उसके बाद हैव बीन, फिर इंग वर्ब यूज़ करते हैं. तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, मदर विल हैव बीन वर्किंग फॉर 12 hours सो आई डोंट थिंक शी विल वांट टू कुक. He will have been driving since noon, so he will need a rest. इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द अंडरलाइन फॉर्म्स विद द फ्यूचर सिंपल और कंटिन्यूस. तो इनको फ्यूचर सिंपल या कंटिन्यूस में चेंज करना है. तो फर्स्ट जो है, डोंट कॉल मी एट 10 o'clock, आई एम गोइंग टू फ्लाई टू स्पेन. इसमें जो एम गोइंग है इसको विल बी फ्लाइंग में चेंज करेंगे. डोंट कॉल मी एट 10 o'clock, आई विल बी फ्लाइंग टू स्पेन. सेकेंड जो है,
I suppose we are going to stay at a hotel next summer. तो यहाँ पे ये जो we are going है इसको will stay में कन्वर्ट करेंगे. I suppose we will stay at a hotel next summer. थर्ड जो है do you think it is snowing at the weekend. इसमें जो is snowing है इसको will snow में कन्वर्ट करेंगे. Do you think it will snow in this weekend. फोर्थ जो है is the coat okay. Yes, I'm taking it. इसमें am taking जो है इसको will take में कन्वर्ट करेंगे. Is the coat okay? Yes, I will take it. फिफ्थ जो है this time on Sunday we are going to ski with in France. तो इसमें are going जो है इसको will be skiing में चेंज करेंगे. This time on Sunday we will be skiing in France. सिक्स जो है every student is using a computer in the near future. is using जो है उसको will be using में कन्वर्ट करेंगे. Every student will be using a computer in the near future. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कंप्लीट सेंटेंसेस विद द फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस. फिर डिसअपियर, ये अराइव, कुक, वॉच, ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनको यहाँ पे यूज़ करना है. व्हेन वी रीच पोर्ट्स माउथ तो वी यहाँ पे विल हैव फिनिश्ड यूज़ करेंगे. आवर वॉयज. सेकंड जो है व्हेन आई ड्राइव माई कार तो आई यहाँ पे नेक्स्ट में ना विल बी लिसनिंग टू द न्यू CD. थर्ड जो है इन 20 years टाइम thousands ऑफ स्पीशीज विल हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द प्लानिट. यहाँ पे विल हैव डिसअपीयर्ड यूज करेंगे. फोर्थ जो है इन अ फ्यू हावर्स टाइम वी डैश, यहाँ पे ना विल बी फ्लाइंग ऑन द प्लेन. फिफ्थ जो है आई विल मीट यू एट 4 o'clock. एट 4 आई एम अफ्रेड. आई यहाँ पे विल बी टीचिंग ये यूज़ करना है ना इंग्लिश. सिक्स जो है वी, इसमें नेक्स्ट में ना विल हैव रिप्लेस्ड द व्हील्स बिफोर यू कम बैक फ्रॉम द शॉप. सेवन्थ जो है शैल आई बाय अ पिज़्ज़ा देयर नो नीड. तो यहाँ पे आई के बाद विल बी कुकिंग एज यूजुअल. एट्थ जो है आई एम सॉरी वी कांट कम टू नाइट. वी विल बी वाचिंग, यहाँ पे विल बी वाचिंग यूज़ करेंगे द न्यू डॉक्यूमेंट्री ऑन TV. नाइन्थ जो है माई न्यू PC, यहाँ पे विल हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द एंड ऑफ दिस वीक. टेंथ जो है द जॉनसन्स विल हैव मूव्ड. तो यहाँ पे विल हैव मूव्ड यूज़ करना है टेंथ वाले में इनटू देयर न्यू हाउस बाय क्रिसमस. सी जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन पंचुएट द गिवन लाइंस. इसमें यहाँ पे इन लाइंस को नीचे पंचुएट कर दिया गया है तो यहाँ से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं. इसमें कॉमास और ये फुल स्टॉप वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ से आप नोट डाउन कर लें. नेक्स्ट जो है गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग. इसमें जो नेचुरल है इसका आर्टिफिशियल, लॉन्गर का शॉर्टर, साइलेंट का नॉइजी, स्ट्रेंज, फेमिलियर, स्लोली क्विकली, डिस्कवर, कंसील. और उसके भी नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है यूज द गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस. पहले स्विच ऑन, कुड यू स्विच ऑन द लाइट्स, इट इज़ गेटिंग डार्क इन हियर. सेकंड जो है टेक अपार्ट, ही डिसाइडेड टू टेक अपार्ट द ओल्ड रेडियो टू सी हाउ इट वर्कड इनसाइड. नेक्स्ट जो है टेक बैक, आई नीड टू टेक बैक व्हाट आई सेड अर्लियर, आई वाज रॉन्ग. नेक्स्ट में टेक ऑफ, the plane will take off as soon as the weather clears up. उसके भी नेक्स्ट में टेक आउट, प्लीज़ टेक आउट द ट्रैश बिफोर यू गो टू बेड. और लास्ट में टीयर अप, शी वॉज सो अपसेट दैट शी टोर अप द लेटर इनटू स्मॉल पीसेस. तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है इसकी शॉर्ट स्टोरी की ये कंप्लीट हो गई है. इसके क्वेश्चन आंसर, समरी, सेंट्रल आइडिया, तो ये वीडियो, ये नोट्स आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. अगर आपको इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस की ज़रूरत हो तो चैनल में इस बुक की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको रिमेनिंग जो चैप्टर है सारे उन सब की वीडियोस और नोट्स मिल जाएंगे. इसके अलावा इस जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है. जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे. हैव अ नाइस टाइम.